स्वागत है आप सभी का एसएसपी क्लास एक्स में। जहां आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम। आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सरफेस एरिया क्या है और ये वॉल्यूम क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वो हम लोग बात कर रहे हैं 3D शेप्स यानी कि सॉलिड शेप्स के रिस्पेक्ट में। बात कर लेते हैं हम लोग की सरफेस एरिया का मतलब क्या है। जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है, सरफेस एरिया यानी कि कोई जो सतह होगा, है ना, कोई भी जो सरफेस होगा उसका एरिया। तो बेसिकली सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑक्यूपाइड बाय सरफेस ऑफ सॉलिड शेप्स। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम लोग सब कुछ सॉलिड शेप्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सॉलिड शेप्स लिखा है। तो ये सॉलिड शेप्स कैसे होंगे? जैसे क्यूब हो गए, क्यूबॉइड हो गए आपके, है ना। देन हो गया सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, स्फीयर। तो ये सब का कोई सरफेस होगा। बेसिकली सरफेस वो जिसको हम लोग बाहर से टच कर पाते हैं, वे सभी सरफेस होते हैं। तो वो सरफेस होंगे तो उनका कुछ एरिया भी होगा। उन्हीं को निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये सरफेस एरिया बेसिकली निकाला जा रहा है। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है। बेसिकली अगर 3D शेप्स के लिए हम लोग बात करें, क्योंकि 2D शेप्स के लिए सच कुछ वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि वो प्लेन ऑफ पेपर में एग्जिस्ट करते हैं। वो 2 डायमेंशनल होते हैं। उसमें 3 डायमेंशंस नहीं होते हैं, दैट्स वाई उनके पास कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो अगर हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या है कि अगर आपके रूम में लेट से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर आपके रूम में रखा हुआ है, तो वो के लिए जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कोई ना कोई। तो वो स्पेस जितना ऑक्युपाई कर रहा है आपके रूम में, वही बेसिकली उसका वॉल्यूम होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? स्पेस occupied by solid shape is called, या solid object भी बोल सकते हैं, is called its volume। उसको आप उस सॉलिड शेप का वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कि आपका जगह कितना छेंक रहा है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने रखा है, तो वो कुछ ना कुछ जगह छेंक रहा होगा वहां पे, और जितनी जगह वो छेंक रहा होगा उसके जगह आप कोई दूसरा चीज प्लेस नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसको हटा ना दें। वो होता है उसका वॉल्यूम। तो बेसिकली हम लोग वॉल्यूम डिस्कस करेंगे सॉलिड शेप्स के लिए। तो हम लोग ये जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे 3D शेप्स पढ़ने वाले हैं। 3D शेप्स का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 डायमेंशन हो, लेंथ, ब्रेथ और एक एडिशनल हाइट। क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो 2D शेप्स में भी होते हैं, इसमें एक एडिशनल क्या होता है? हाइट होता है। 3D शेप्स को ही हम लोग सॉलिड शेप्स बोलते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, यहीं पे इसको सॉलिड शेप्स भी लिखा होता है। तो हम लोगों को बेसिकली इसमें क्या क्या सॉलिड शेप्स पढ़ने हैं, उनका नाम हम लोग पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में क्लास 10th के, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब के बारे में, या फिर क्यूबॉइड लिख लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्यूबॉइड के बारे में। देन उसके बाद क्यूब। फिर उसके बाद हम लोग राइट सिलेंडर बेसिकली डिस्कस करेंगे। राइट सिलेंडर मीन सिलेंडर जो आपका स्ट्रेट रहेगा, है ना, स्ट्रेट 90 डिग्री। तो हम लोग सिलेंडर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस सिलेंडर में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में। बेसिकली हॉलो सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हॉलो सिलेंडर इज जस्ट लाइक ग्लास, है ना। ग्लास अगर है कहीं पर रखा हुआ, तो उसका कैसे करेंगे टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड ऑल, वो सारी बातें कर ले हम लोग। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं सिलेंडर के बाद कोन डिस्कस करेंगे हम लोग। कोन के बाद डिस्कस करेंगे स्फीयर। देन उसके बाद हेमिस्फीयर। देन उसके बाद हम लोग इसी हेमिस्फीयर का एक पार्ट हॉलो हेमिस्फीयर भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ। हॉलो हेमिस्फीयर। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रस्टम के बारे में। तो बेसिकली सीबीएसई में फ्रस्टम को हटा दिया गया है, पर फिर भी हम लोग इसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ताकि अदर बोर्ड्स के जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को कर पाए। तो फ्रस्टम को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एज पर सीबीएसई हम लोग इतनी टॉपिक्स को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रस्टम को भी स्टार्ट करेंगे, फ्रस्टम को भी हम लोग करेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस बेसिकली पूछे कैसे जाएंगे, जरा टॉपिक को पढ़ने का जो है वो एक रोड मैप देख लीजिए। तो बेसिकली हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पढ़ने का जो अप्रोच रखेंगे, वो कुछ ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम लोग शेप्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसा दिखता है शेप।
फिर उसके बाद उसमें इन्वॉल्व उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन कौन से फॉर्मूले जो है वो उस शेप्स के हैं। उसके बाद होगा क्या, इन फॉर्मूलों को जो है ना आपको सिर्फ याद नहीं रखना है, आपको पता होना चाहिए ना ये फॉर्मूले बेसिकली डिराइव कहाँ से हुए हैं। देखिए डेरिवेशन ऐसा कभी पूछा नहीं गया है और आगे भी कभी नहीं पूछा जाएगा। पर बात को समझिए, जहाँ शेप्स के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिलेंडर है और सिलेंडर के टॉप पे आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे एक कोन है, या फिर नीचे ही बोल दिया कि ऐसा कुछ शेप है। तो बेसिकली ऐसे शेप को डिस्कस करने के लिए ना फॉर्मूले याद रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे टोटल सिलेंडर का भी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे जो है वो टोटल सरफेस एरिया कोन का भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको सरफेस एरिया बता दिया तो बेसिकली आपको ना फॉर्मूले के पार्ट्स पता होने चाहिए ना कि ये फॉर्मूला बेसिकली कैसे डिराइव हुआ है, तभी आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाएंगे। तो हम लोग इस पहले लेक्चर में हम लोग अपने आज देखेंगे कि इन सभी शेप्स के जो है वो फॉर्मूले कैसे बनाए गए, बेसिकली वो कैसे निकाले गए, उन फॉर्मूलेस का डेरिवेशन देखेंगे। ऑल्दो आपको ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप एक बार समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और शेप्स के बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग कि शेप्स को कैसे पढ़ते हैं। तो पहले शेप से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, क्यूब से, या फिर क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्यूबॉइड स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं। आप लोग स्केल से बनाइएगा ताकि थोड़ा अच्छा बने। मैं ऐसे एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो ये एक क्यूबॉइड है। सबसे पहले समझ लेते हैं क्यूबॉइड में आपको पता होना चाहिए कुछ बातें, जैसे कि इसमें कितने फेस होते हैं, देन इसमें एजेस कितने होते हैं, देन उसके बाद इसमें वर्टाइसेस कितने होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगुलर फेसेस से बना हुआ है ना। इसमें टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेसेस कंबाइन होके क्यूबॉइड बनाया है। तो बेसिकली क्यूबॉइड जो है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें बेसिकली 6 फेस होते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ये है ऊपर वाला, एक जस्ट उसके नीचे वाला, एक इधर साइड वाला और ये साइड वाला। तो फिर ध्यान से अगर आप देखिए तो ये पीछे वाला फेस और ये आगे वाला फेस, तो टोटल इस तरीके से 6 फेसेस होते हैं। अगर आप इसमें डायग्राम में नहीं देख पा रहे हैं, जूम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं आप बेसिकली उसमें भी देख सकते हैं जो 6 वॉल्स हैं, है ना। साइड साइड वाले 4 वॉल और एक रूफ और आपका फ्लोर, ये टोटल 6 फेसेस हो गए। तो एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। देन बात कर लेते हैं हम लोग वर्टाइसेस की। तो टोटल इसमें वर्टेक्स 8 होते हैं। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, कोना। जहाँ पे 3 फेसेस आके बेसिकली मिल रहे होते हैं उसको हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं। जैसे देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका, जिस रूम में बैठे आप उसमें देखिए ऊपर 4 कोने दिखेंगे आपको, 4 वर्टाइसेस, और नीचे भी 4 दिखेंगे आपको, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो टोटल 8 वर्टाइसेस है बेसिकली। इसको हम लोग हटा लेते हैं डायग्राम से। तो टोटल वर्टाइसेस हो गए 8 आपके, 4 ऊपर और 4 नीचे। देन उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ एजेस इसमें कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं इसमें 12 होते हैं। सबसे पहले समझिए कि एक एज होता क्या है। एज का मतलब जहाँ पे दो सरफेस बेसिकली मिल रही होती है ना, वहाँ पे एज का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ये टॉप वाला जो फेस है और ये जो साइड वाला फेस है, ये दोनों आप देख पा रहे हैं, टॉप वाला फेस और ये साइड वाला फेस। तो ये बेसिकली जहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ अलाइन हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक फेस बन रहा है। ये चीज़ दिख रहा है आपको। एक सेकंड में कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको ये एक एज बनता हुआ दिख रहा होगा। सिमिलरली वैसे ही ये टॉप वाला फेस और ये सामने वाला फेस जहाँ मिल रहे होंगे, वहाँ पे ये वाला एज फॉर्म हो रहा है। ये साइड, ये सामने वाला फेस और ये साइड वाला फेस जहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे ये एज दिख रहा होगा आपको। उसी तरीके से ये एज है और ये, तो 4 एज ऊपर हो गए। सिमिलरली 4 आपको नीचे भी दिखेंगे, एक ये वाले, यहाँ पे दिख रहा होगा एक एज आपको, एक एज यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे। तो 4 एज तो आपको ऐसे दिखेंगे। येलो कलर विजिबल नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है ब्लू कलर से देख लेते हैं हम लोग। तो एक एज ये है, एक ये वाला एज है, एक इधर और ये, तो 4 एजेस ऊपर हो गए। सिमिलरली यहाँ पे दो फेस मिलेंगे, ये वाला और ये वाला, तो एक एज यहाँ बनेगा, एक इधर बनेगा, इधर और इधर। तो 8 एजेस हो गए। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए, साइड वाले फेस और ये साइड वाले फेस मिलेंगे तो ये वाला एज दिखेगा, ऐसे ही ये एज दिखेगा आपको, ये वाला, देन ये वाला। तो टोटल 12 एजेस हो गए आपके। टोटल देखिएगा तो यहाँ पे 12 एजेस हो गए क्यूबॉइड में। फेस,
12 एजेस और 8 वर्टाइसेस। तो ये हम लोगों ने क्यूबॉइड के बारे में देख लिया, फेस, एजेस और इसके बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बेसिकली हम लोग को पता करना है कि क्यूबॉइड में जितने टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे जितने भी सरफेस है क्यूबॉइड में उन सभी का एरिया निकालना है। तो सिंपल है, बारी बारी से हम सभी सरफेस के एरिया को निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग एक क्यूबॉइड की बात करें तो जो अपोजिट फेसेस होते हैं, इसके अपोजिट सरफेस जो होते हैं, अपोजिट फेस वो इक्वल होते हैं। मतलब अगर आप जिस रूम में बैठोगे छत देखिए और फ्लोर देखिएगा तो वो सिमिलर होंगे एकदम एग्जैक्टली। और ये साइड वाला वॉल इस साइड वाले वॉल के बराबर होगा। उसी तरीके से ये वाला जो फ्रंट वाला है ये वो इस बैक वाले के बराबर होगा। मतलब बेसिकली आपको अगर आप छत का यहाँ पे ना रूफ टॉप का अगर सरफेस एरिया पता कर लेते हैं तो उतना ही सरफेस एरिया होगा आपके बॉटम वाले फ्लोर का, उतना ही आपका साइड साइड वाले का, और यही आपका फ्रंट और बैक वाले फेस का होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले असाइन कर लेते हैं कि हम अपने डायमेंशंस को क्या यहाँ पे रखेंगे। ओके, मान लेते हैं कि जिस रूम की या फिर जिस क्यूबॉइड की हम लोग बात कर रहे हैं उसका लेंथ जो है वो L है, और बी ब्रेथ है, और इसकी जो हाइट है वो बेसिकली एच से असाइन कर लेते हैं हाइट को। देख लेते हैं ये जो ऊपर वाला फेस आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला फेस, इसका एरिया कितना होगा। सिंस ये जो जितने भी फेसेस है वो रेक्टेंगल शेप के है, तो रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो इसका देख लीजिए, यहाँ पे लेंथ L एज्यूम किया हम लोगों ने और इसके ब्रेथ को B एज्यूम किया यहाँ पे। तो ऊपर वाले फेस का जो है वो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। जितना ऊपर वाले का एरिया है उतना ही नीचे वाले फेस का एरिया हो जाएगा, ये वाला जो दिख रहा है आपको नीचे बॉटम में। सो यहाँ पे L इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। देन बात कर लेते हैं हम लोग ये साइड वाले की, बेसिकली इस साइड की, ये वाला साइड, और इस तरफ से ये वाला जो साइड दिख रहा है आपको, इसके एरिया की बात कर लेते हैं। तो ये भी रेक्टेंगल शेप का ही है क्योंकि ये ब्रेथ है, ये वाला, ये ब्रेथ है तो इसके जस्ट सामने ये भी ब्रेथ होगा। ठीक है, और अगर ये हाइट है तो इसके जस्ट सामने ये जो है ये भी हाइट होगा। सो बेसिकली इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले बेसिकली रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस है वो L है और H है, बेसिकली B एंड H है। तो इसका क्या हो जाएगा एरिया, और अब कर लेते हैं इसको। सो B इंटू एच हो जाएगा इस वाले वॉल का, और सेम इसके जस्ट अपोजिट वाले वॉल का भी हो जाएगा B इंटू एच। देन बात कर लेते हैं हम लोग फ्रंट वाले वॉल की और बैक वाले वॉल की। फ्रंट वाले वॉल को अगर मैं शेड करूँ, ओके, LB, हम लोगों ने इसका देखा BH प्लस BH। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों वॉल्स की। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये बैक वाला और ये फ्रंट वाला, फ्रंट और बैक वाले वॉल की। तो इस फ्रंट वाले वॉल की जितनी एरिया होगी उतनी ही बैक वाले वॉल की होगी। तो इसके डायमेंशंस देख लेते हैं हम लोग। ये जो है ये L है और ये H है। तो L इंटू एच जो है वो इसका एरिया हो जाएगा, L इंटू एच। उतना ही पीछे वाले का हो जाएगा तो इसका भी L इंटू एच। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं क्योंकि बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया की। फिर सभी सरफेसेस का एरिया हम लोग को निकाल के और ऐड कर देना है। तो सभी सरफेस एरिया हम लोग ने निकाल लिए हैं सभी वॉल्स के। अब इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो LB प्लस LB, तो यहाँ पे हो जाएगा 2LB। BH प्लस BH 2BH। LH प्लस LH यहाँ पे हो जाएगा 2LH। टू इसमें कॉमन है, सो आप टू को यहाँ बाहर निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे क्या बच गया, LB, BH और LH। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एरिया मेजर किया है, सो यहाँ पे हम लोग जो यूनिट देंगे वो देंगे यूनिट स्क्वायर में। हम लोग अभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों लिया जाता है, ये यूनिट स्क्वायर एरिया क्यों लेते हैं। जब वॉल्यूम होता है तो इसको हम लोग यूनिट क्यों लेते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे अभी डिस्कस। फिलहाल देख लेते हैं इसका यूनिट स्क्वायर रहेगा। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया की बात। आगे देख लेते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। फटाक से एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं।
तो लेटरल सरफेस एरिया को ना एरिया ऑफ फोर वॉल भी कहा जाता है। बुक्स में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स के नाम से भी आपको ये दिखेगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको ये दो फेसेस इंक्लूड नहीं करने होते हैं। ये जो आपको टॉप पे दिख रहा है ये वाला, और ये जो आपको बॉटम में दिख रहा है ये फ्लोर, इन दोनों फेसेस को आप छोड़ दें तो बाकी के जो चार फेसेस दिख रहे हैं आपको, बेसिकली आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसके जो चार दीवारें हैं, अगर आप छत को और फ्लोर को छोड़ दें तो उन चार दीवारों को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ठीक है, देख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। लेटरल सरफेस, तो अभी हम लोगों ने असाइन किया था कि इसको हम लोग लेंथ बोलेंगे, इसको ब्रेथ, और इस वाली चीज़ को हम लोगों ने एच से असाइन किया था। तो हम लोग बात कर रहे हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स की। तो ठीक है, ये साइड वाला, ये जो वॉल है ये वाला, और ये वाले वॉल की एरिया निकाल लेते हैं। पहले साइड वाले का उन्होंने निकाला था बी इंटू एच, बेसिकली बी इंटू एच, ये इसके डायमेंशंस है। तो रेक्टेंगल के कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा बी इंटू एच। तो जस्ट इसके सामने वाला ये जो वॉल है इसका भी एरिया हो जाएगा बी इंटू एच। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैक वाले वॉल की और फ्रंट वाले वॉल की। तो बैक वाला जो वॉल है उसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, ये लेंथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। सो बैक वाले का हो जाएगा एल एच, तो फ्रंट वाले का भी हो जाएगा एरिया एल इंटू एच। यहाँ से आप देख सकते हैं एच एच और एच सभी में कॉमन है, या फिर पहले आप इसको ऐड कर लीजिए, टू बी एच टू एल एच। यहाँ से आपको दिख जाएगा टू और एच दोनों ही कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस बी। तो आप ऐसे भी लिखे रहने दे सकते हैं, या फिर बुक्स में ऐसे लिखा होता है टू लेंथ प्लस ब्रेथ टाइम्स एच। सिंस ये भी एरिया है तो इसको हम लोग किसमें मेजर करेंगे, यूनिट स्क्वायर्स में मेजर करेंगे। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया सेकंड फॉर्मूले की, ये वाला पहला फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया। हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। एक सेकंड मैं स्लाइड ऐड कर लूँ। ओके, ब्लैंक स्लाइड। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा बना लेते हैं क्यूबॉइड अगेन। मैं रफ में बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा अच्छे से स्केल का यूज़ करके बना लीजिएगा। सो कीबोर्ड के वॉल्यूम की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है ज़रा समझिए। आप समझ सकते हैं कि जो क्यूबॉइड है ये बेसिकली कैसे बना है, ऐसे रेक्टेंगल को पाइल अप करके बना है। बहुत सारे रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक रख के ऐसे बनाए गए हैं। ऐसे रेक्टेंगल को इसके ऊपर रख दिया, फिर और रेक्टेंगल को ऐसे रख दिया, इस तरीके से जो है एक क्यूबॉइड बना है। इसे आप समझ सकते हैं जैसे आपके जो नोटबुक है वो एक सिंगल सिंगल पेज से बना हुआ है। सो बेसिकली आप वैसे ही समझिए कि ये जो क्यूबॉइड होगा ये भी बहुत सारे रेक्टेंगल्स को जो है वो इकट्ठा करके एक के ऊपर एक बना होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं एक रेक्टेंगल की एरिया की, अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर एक रेक्टेंगल ऐसे है बनाया हुआ, तो इसका एरिया क्या होगा, अगर ये एल है और ये बी है। तो एक रेक्टेंगल की अगर एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका एरिया, है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं एक और सेम साइज का रेक्टेंगल रख दूं मैं, तो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, टू टाइम्स एरिया, क्योंकि एक एक रेक्टेंगल जो होता है वो कितना जगह छेकता है। कहीं भी अगर एक रेक्टेंगल को आप ड्रॉ करें तो बेसिकली वो इतना एरिया जो है वो कवर करता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। अगर वही दो रेक्टेंगल रहा एक के ऊपर एक, तो कितना जगह छेकेगा, दो रेक्टेंगल अगर रहा तो एल इंटू बी और एल इंटू बी, इतना एरिया छकेगा। अगर तीन रेक्टेंगल रहा तो एक बार और ऐड कर दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर चार रहा तो ऐसा ही ऐड कर दीजिए। पर क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्टली ये मेंशन नहीं किया है कि हम लोग कितने रेक्टेंगल्स को पाइल अप कर रहे हैं, हम लोगों ने डायरेक्ट मेंशन क्या किया है, एच मेंशन किया है। एच नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को हम लोगों ने पाइल अप किया है। सो आप कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। यहाँ पे तो ऐसे कंटिन्यू जा सकता है, जितने रेक्टेंगल्स आप बढ़ाते जा रहे हैं उतना एरिया आप ऐड करते जाइए और इस तरीके से वॉल्यूम आ जाएगा। सो हम लोग बेसिकली वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं यहाँ पे, अब जरा इसको देखिए, अगर ऐसा लिखा रहा है ये चीज़, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक दो तीन चार, चार बार है तो यहाँ पे फोर टाइम्स एल इंटू बी। अगर वहीं पे मैं अगर बात करता कि यहाँ पे टोटल 10 रेक्टेंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया, टोटल 10 रेक्टेंगल्स को, तो एरिया कैसे बताते हैं आप, 10 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि सो बेसिकली 10 रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सभी को एल इंटू बी को आपको ऐड करना पड़ेगा।
तो ऐड करने से अच्छा है आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो इस तरीके से आप निकालिएगा इसका। तो क्योंकि हमें नहीं पता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने रेक्टेंगल्स को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, तो हम लोगों ने लिखा एच। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो एरिया है, मतलब कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, अब कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसको 3D शेप्स के लिए हम लोग एरिया ना बोल के क्या बोलते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम बोलते हैं बेसिकली। सो इस तरीके से आपका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया कि वॉल्यूम जो होता है वो एच टाइम्स होता है लेंथ इनटू ब्रेथ के। इसीलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो बेसिकली वो ऐसे आया है कि बहुत सारे रेक्टेंगल्स को पाइल अप करके और एक क्यूबॉइड बनता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम मेजर किस में किया जाता है, ये आप जो है इस चीज़ को मिटा सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ओके। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे इसको मेजर किया जाता है यूनिट क्यूब में। यूनिट क्यूब का मतलब अगर मीटर में रहेगा डायमेंशंस तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम को लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर में रहा तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा वॉल्यूम को लिखने का एक और ये तरीका हो सकता है, ज़रा समझिएगा। कोई भी सॉलिड शेप होता है उसका वॉल्यूम लिखने का एक तरीका ये भी है। ज़रा ध्यान से देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ को, इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप। ये जो बेस है इसका, रेक्टेंगल का जो बेस है यहाँ पे, क्योंकि ये लेंथ है ये वाला, तो ये भी लेंथ होगा। और ये ब्रेथ है, तो इसके जस्ट नीचे ये वाला भी ब्रेथ होगा। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखिए तो ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ है वो ये क्यूबॉइड के बेस का एरिया है। ये जो बेस जिसको मैं शेड कर रहा हूँ अभी, इस बेस का एरिया अगर आपसे कोई पूछे, है ना, बेस एरिया अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा? क्योंकि डायमेंशंस लेंथ और ब्रेथ है तो आप बोलिएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो बेसिकली बेस एरिया है। लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो बेस एरिया है, तो मैं इसको बेस एरिया इनटू हाइट भी बोल सकता हूँ। बेस एरिया इनटू हाइट, तो आप एक ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है वो याद रखिएगा कि किसी भी सॉलिड शेप का जो है वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट के टर्म्स में लिखा जा सकता है। अब लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग इसके डायगोनल के बारे में। सो मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ओके। सो डायगोनल क्या होता है, बात समझिए। डायगोनल का मतलब होता है कि आप जस्ट अपोजिट वर्टाइसेस को, है ना, जस्ट अपोजिट वर्टेक्स को जो है अगर आप एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू अगर आप ज्वाइन करें उसको आप, तो वो जो लेंथ होता है उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं क्यूबॉइड के लिए बेसिकली। जैसे अगर मैं एक क्यूबॉइड यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक सेकेंड, आप भी एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए जो अपोजिट वर्टेक्स है, जैसे कि ये वाला कोना और इसके जस्ट सामने ये वाला कोना, आप इसको अपने रूम में एज्यूम कर सकते हैं। और इन दोनों वर्टेक्स को ये जो मिलाने वाली ये जो लाइन है बेसिकली, ये हमारा जो है वो डायगोनल होने वाला है क्यूबॉइड का। तो इसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है कि इस डायगोनल का लेंथ जो है वो कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से समझे तो इसका लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो डायगोनल है और ये जो आपको नीचे ये दिख रहा है, ये जिसको हम लोगों ने हाइट एज्यूम किया था, इसको हम लोगों ने हाइट एज्यूम किया था, ये चीज। और अगर मैं बोलूँ कि जो बेस में जो आपको फेस दिख रहा है, आपको नीचे वाला जो सरफेस है क्यूबॉइड का नीचे वाला, या फिर आप जिस घर में बैठे हैं उसका नीचे वाला फ्लोर देखिए आप, फर्श देखिए, उस फर्श में अगर एक मैं डायगोनल ऐसे खींचूं, तो अगर ध्यान से देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, जिसका ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये चीज आपको अपने रूम में एज्यूम करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझिए पहले। तो इसको हम लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका लेंथ जो है वो डायगोनल का लेंथ हम लोग पाइथागोरस का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हमें सिर्फ ये चीज पता है कि इसे हम लोग एच एज्यूम किए हुए थे, बाकी हम लोग को कुछ नहीं पता है। और इस क्यूबॉइड में अगर बात करें तो ये हमारा लेंथ था,
ये हमारा ब्रेथ है, और ये चीज़ को हम लोगों ने हाइट एज्यूम किया था। ये चीज़ इतना हमें पता है। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है कि हम लोग डायगोनल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये ब्रेथ है, अगर ये वाला चीज़ ब्रेथ है आपका, तो इसके जस्ट नीचे ये वाला जो होगा, ये भी ब्रेथ होगा। और अगर ये लेंथ है, ये इधर वाला ये लेंथ है, तो ये भी आपका लेंथ होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे ये पता है लेंथ है और ये पता है ब्रेथ है, तो इस चीज़ को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कहाँ पे बन रहा है ट्रायंगल, बेसिकली ये 90 डिग्री पे ही है, अगर आप इसको रूम में अगर आप ध्यान से देखें तो ये, या फिर आप इस चीज़ को बेस वाले फेस को, आप बेस वाले फेस को, रुकिए थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर रखते हैं। अगर मैं एक क्लियर डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं, सो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो मैं इस बार बेस वाले जो फेस है उसको मैं अलग से बना रहा हूँ आपको और दिखा रहा हूँ। अगर इस बेस वाले फेस को मैं अलग से बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये बेस वाला फेस मैंने बनाया है, और इसके डायमेंशंस क्या थे, बी और एल। तो मुझे क्या करना है ना, पहले मुझे ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है। ये वाला मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है कि अगर ये जो बेस वाला आपका फेस है उसमें अगर एक डायगोनल खींचा जाए तो उसका लेंथ कितना होगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं ये वाला लेंथ। तो इस वाले लेंथ को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट से मैंने कुछ मान लिया पी। तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं पी लिख सकता हूँ रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका यूनिट्स में आएगा। ठीक है, तो ये मुझे p फाइंड आउट आ चुकी, मैंने p को फाइंड कर लिया है यूजिंग b एंड l। अब मुझे ये फाइंड आउट नहीं करना था, मुझे क्या फाइंड आउट करना है एक्चुअली, मुझे ये फाइंड आउट करना है इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मुझे p फाइंड आउट कर लिया है मैंने। अब मुझे ऑलरेडी मालूम है कि ये जो है वो h है, ये वाला जो डायमेंशन है ये बेसिकली h है, मुझे पता है। तो अगर h पता है और p पता है, तो सिमिलरली ये 90 डिग्री का है, तो मुझे ये पता चल सकता है ना डायगोनल की लेंथ। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस डायगोनल की लेंथ को मान लेते हैं हम लोग डायगोनल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको d से असाइन कर लेते हैं। तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट p फाइंड आउट किया है, सो यहाँ से देखिए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए, ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये चीज़ आपको पता है। आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़ा होगा कि अगर कोई यहाँ पे कोई चीज़ रूट के अंडर है और उसका स्क्वायर अगर करते हैं तो कैंसल आउट हो जाता है। बेसिकली कैसे होता है थोड़ा देख लीजिए। आप रूट को जो है वो हाफ बोल सकते हैं पावर में, पावर के टर्म्स में आप इसको हाफ बोल सकते हैं। तो इस पूरे चीज़ का होल स्क्वायर है। और आपको मालूम ही है कि पावर्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हाफ इंटू टू कट जाएगा ये वन, तो क्या बच गया बेसिकली थ्री। तो ये शॉर्टकट में बताया जाता है सिंपल, कि जब भी आपको स्क्वायर और रूट दिखे तो ये रूट और ये जो स्क्वायर्स होते हैं आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, पर एक्चुअली जो है वो ऐसे होता है। सो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसको रब आउट कर लेते हैं, मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है आपस में कैंसल आउट होगा, और यहाँ पे बचा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो फाइनली ये जो डायगोनल का जो स्क्वायर है वो उस तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऐसा दिखेगा कुछ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
तो डायगनल आ गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगनल पता कर रहे हैं इसलिए मीटर या सेंटीमीटर में होगा, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये यूनिट्स में होगा। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 था। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूले क्यूबॉइड से रिलेटेड आपको पढ़ने थे वो सभी फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि जब भी हम लोग यूनिट्स लिखते हैं तो कहीं पे नॉर्मल यूनिट लिखते हैं, कहीं पे यूनिट स्क्वायर लिखते हैं, और कहीं कहीं पे हमें यूनिट क्यूब क्यों लिखना पड़ता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है बेसिकली ये देख लेते हैं हम लोग। नया स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं। ओके, ठीक है, मैंने नया स्लाइड ऐड कर लिया है, इसको रब कर लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वो उस चीज़ को कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि इसको यूनिट में, यूनिट स्क्वायर में, यूनिट क्यूब में लिखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, जरा इसको देख लीजिए एक बार। एक बार देख लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। सो ठीक है, हम लोगों ने अपने स्लाइड को क्लीन कर लिया यहाँ पे। ठीक है। अब जरा देखिए, अगर आप एरिया निकालते हैं, है ना, किसी भी चीज़ का, जरूरी नहीं है ये सॉलिड शेप्स पे वैलिड होगा, सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं हम लोग। जब एरिया निकालते हैं तो ऐसा आपको क्यों बोला जाता है कि आप जो भी यूनिट लास्ट में मेंशन कीजिएगा उसमें स्क्वायर लिखिएगा। बेसिक लॉजिक बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं कि लेट से एक रेक्टेंगल है, लेंथ और ये ब्रेथ है, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद होगा। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब लेट से हम लोग ना यहाँ पे लेंथ ब्रेथ का कुछ मेजरमेंट दे देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है, ऐसा कुछ है। तो आप मुझे एरिया क्या निकाल के दीजिएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 मीटर्स इंटू 1 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। ध्यान से देखिए, अब ये जो यूनिट्स है, मीटर इंटू मीटर, बेसिकली ये यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट्स वाई इसको आप मीटर स्क्वायर लिखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट होता है, अगर लिखा है कहीं पे ए क्यूब, इसका मतलब क्या होता है, ए जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए इंटू ए, इसी को शॉर्टकट में हम लोग ए क्यूब लिख देते हैं। कहीं ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है बेसिकली। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि एरिया के साथ जो है वो स्क्वायर क्यों लिखा जाता है। सिमिलरली वैसे ही वॉल्यूम के साथ होता है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन उन न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ जो यूनिट होगा, मान लेते हैं हम लोग, अगर कोई चीज़ दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर में, लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में, तो ये यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना 3 टाइम्स, दैट्स वाई इसके ऊपर हम लोग जो है वो क्यूब लिख देते हैं ऐसा। इसलिए वॉल्यूम को यूनिट क्यूब में नापा जाता है, या फिर यूनिट क्यूब में हम लोग उसको लिखते हैं। और नॉर्मल कोई यूनिट है तो लेंथ है, तो नॉर्मली मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे हम लोग उसको लिखेंगे। इसलिए हम लोगों ने डायगोनल को वहाँ पे मीटर में एक्सप्रेस किया है। अगर आपको उसको भी समझना है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं साइड में। डायगोनल का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब जरा ध्यान से देखिए कि अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि मीटर और मीटर आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हुए, अब इस चीज़ को जो आप एडिशन में अप्लाई मत कर दीजिए। अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो इसको आप ये 5 मीटर स्क्वायर मत बोल दीजिएगा। यहाँ पे 2 मीटर और 3 मीटर ऐड हो रहा है आपस में।
तो 2 और 3 मिलके, अगर 2 मीटर का अगर कपड़ा है और 5 मीटर का कपड़ा है, 3 मीटर का कपड़ा है, तो मिलके वो 5 मीटर कपड़ा होगा, 5 मीटर स्क्वायर कपड़ा नहीं होगा, है ना। सो ये बेसिक बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए, लेंथ स्क्वायर मतलब यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर हो रहा है। तो लेंथ मान लीजिए मीटर में होता है, तो 2 मीटर इंटू 2 मीटर करेंगे, या फिर 2 मीटर का जब स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे मुझे 4 मीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर का भी स्क्वायर हो रहा है और यूनिट का भी स्क्वायर हो रहा है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो ये ध्यान से देखिए आप, लेंथ स्क्वायर मतलब कोई भी यूनिट होगा लेंथ का, लेट से अगर मीटर ही है तो इसका यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से ब्रेथ का भी यूनिट स्क्वायर हो जाएगा और हाइट का भी यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो अल्टीमेटली जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ पे लेंथ 2 मीटर स्क्वायर आया, ये 3 मीटर स्क्वायर आया, और ये 4 मीटर स्क्वायर आया। 4 3 7 और 7 और 2 9, लेकिन इस 9 मीटर स्क्वायर ही ना लिखेंगे इसको ऐड करके। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए, तो ये जो मीटर स्क्वायर है, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो मीटर बन के बाहर आएगा, इसलिए हम लोग यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके जो यूनिट है डायगोनल को। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्यूबॉइड से रिलेटेड सभी बातें। तो क्यूबॉइड से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने बातें भी पढ़ी, इसको हम लोग जरा कंपाइल करके एक जगह लिख देते हैं कि कौन कौन से हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नया स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, इसको रब आउट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम से बहुत सारे स्लाइड ऐड करके लेकर आएंगे, फिर हमें मिटाना नहीं पड़ेगा। इस बार आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं क्यूबॉइड से रिलेटेड जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ी, उन सभी को जरा एक जगह लिख लेते हैं कंपाइल करके। देखिए, आपको फॉर्मूले निकालने आने चाहिए, ये चीज़ बात समझिए पहले, ये कंपलसरी है। लेकिन आपको अल्टीमेटली फॉर्मूला याद भी रखना है। अब एक बार निकालने आ जाएगा तो इससे क्या होगा, कभी भूलते हैं आप, ऑन द स्पॉट आप जो है कितना देर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड, 1 मिनट, है ना। उतने में आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ना बनाने से अच्छा है फॉर्मूला अगर निकाल पाएंगे तो निकाल के बना ही लेंगे उसको। सो ये चीज़ है। और दूसरा मैंने बताया है, जब शेप्स को कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मूले के बारे में ना थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तो भी बनेगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े। पहला हम लोगों ने पढ़ा टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूबॉइड, शॉर्टकट में लिख लेते हैं हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने कैसे पढ़ा, 2। अब देखिए, ये चीज़ अगर भूल जाते हैं, कोई सीक्वेंस अगर भूल जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सिंपल आइडिया है। आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इतना तो याद रहता है, LBH लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या लिखना है ना, ब्रैकेट में देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पे लेंथ इंटू हाइट। मतलब पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, फिर दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ, और फिर जो बच गया पहला वाला तीसरे वाले के साथ, ऐसे लिख देना है आपको। सिंपल सा है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो LBH लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 LB BH प्लस फर्स्ट इंटू थर्ड LH। सिंपल है यहाँ पे। यूनिट, क्योंकि यहाँ पे एरिया नाप रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर रहेगा। दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा है यहाँ पे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ क्यूबॉइड। इसी लेटरल सरफेस एरिया को जो है हम लोग सिलेंडर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। इसी लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोल देते हैं। ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते टाइम काम आएगा। 2L+B इंटू एच, क्योंकि ये भी एरिया है, इसे भी यूनिट स्क्वायर में ही हम लोग मेजर करेंगे। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, इजी था, है ना। कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कैसे हम लोग वॉल्यूम के फॉर्मूला को डिराइव किए थे, फाइन। तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसको हम लोग मेजर करते हैं यूनिट क्यूब में। और आखिरी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, इसका मैंने एक और बताया था आपको, बेस एरिया इनटू हाइट। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, बेस एरिया इनटू हाइट। मैं बताऊंगा यहाँ पे, कभी कभी क्वेश्चंस में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है ये, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हमने देखा, रूट अंडर L² प्लस B²,
प्लस एच स्क्वायर, मेजर करते हैं हम लोग उसको यूनिट्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूबॉइड। हम लोगों ने क्यूबॉइड की सारी बातें, है ना, अच्छे से पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं क्यूब के बारे में।